सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक छोटा सा थाना था। उस थाने के दरोगा शैतान सिंह था। जैसा ही उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी था। शैतान सिंह एक मक्कार किस्म का ऑफिसर था। एक तरह से कहा जाए तो वह कानून का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक था। वो पूरे गांव में रोज घूमा करता था और जो भी लड़की को देखता उस पर गंदे गंदे कमेंट करता था। एक दिन पिंकी कॉलेज से वापस घर आ रही थी, तभी अचानक रास्ते में पुलिस वाला आता है और उसका रास्ता रोक लेता है। अरे कहाँ हो आजकल हैं? दिखती भी नहीं तुम तो। पिंकी ने जैसे ही शैतान सिंह को देखा वो अपना मुंह बनाकर वहाँ से चलने लगी। हाय हाय ये अदाएं, अरे मेरी तो जान ही ले लेंगी ये अदाएं। अरे कालू देखो तो क्या पटाखा माल जा रही है। आज थाने में कुछ प्रोग्राम है कि नहीं? अरे है ना साहब, 2 खम्बे और 1 चिकन का इंतजाम है। अरे बड़बक, सिर्फ कबाब का इंतजाम कियो, शबाब का कौन करेगा रे? तोहार बाबूजी। अरे नहीं साहब, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। उसी गांव में मिनाल अपनी 20 साल की बेटी मीरा और 18 साल के बेटे रोहन के साथ रहती थी। मिनाल के पति की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। उस समय उसकी बेटी बहुत छोटी थी। आज मीरा 20 साल की हो चुकी है। पिता की कमी हालांकि दोनों को बहुत खलती थी। रोहन मिनाल का बेटा था जो दोस्तों की संगत में नशेड़ी बन गया था। मिनाल इस बात से अनजान थी कि उसका बेटा पढ़ने की जगह आवारागर्दी करता था। मगर मीरा मिनाल की बहुत ही समझदार बच्ची थी। वे कपड़े की सिलाई करके अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी और साथ में पढ़ाई भी किया करती थी। एक दिन मीरा शाम के वक्त ट्यूशन से घर वापस आ रही थी। तभी गांव के कुछ लड़के पीछे से मीरा का दुपट्टा खींचने लगते हैं। अरे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, जाने दो, वरना क्या कर लोगी तुम हैं? वरना मैं चीखूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। अरे अरे देखो मेरे छोरो, अब ये 2 फुट की तीली जैसी लड़की हमको धमकी दे रही है। जा जा बता दे जिसको बताना है, हम किसी के बाप से नहीं डरते। मगर उससे पहले मेरी बाहों में आ जाओ जाने मन। बचाओ बचाओ मुझे। मीरा चीखने लगती है और वो लफंगे लड़के उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मीरा को वो हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, मीरा का भाई रोहन वहाँ पहुँच जाता है और उन गुंडों को खूब मारता है। तुझे तो देख लेंगे रोहन, कभी अकेले में मिल तू। रोहन भी उनकी धमकियाँ सुनने के बाद जोश में होश खो बैठता है और पास खड़े ठेले पर से चाकू उठाकर सीधे एक के गर्दन पर वार कर देता है। मीरा और वहाँ मौजूद सभी लोगों की चीख निकल जाती है। बाकी गुंडे वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया तूने भाई, अब क्या करेंगे हम? मौके पर पुलिस पहुँचती है और रोहन को गिरफ्तार कर लेती है। मीरा रोते हुए घर पहुँचती है। उस घायल लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। अरे क्या हो गया तुझे? रो क्यों रही है बेटी? माँ वो रोहन। अरे कुछ बोलेगी या मुंह में दही जमाई रहेगी? बोल, क्या अनर्थ कर दिया रोहन ने? माँ वो रोहन ने लड़ाई की और उसमें एक लड़का बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। पुलिस रोहन को जेल लेकर चली गई है। मिनाल मीरा की बातें सुनकर सर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया उस कपूत ने? ना जाने मुझ बुढ़िया को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे मीरा के बाबूजी, मुझे इस धरती पर क्यों छोड़ दिया तुमने? इन कपूतों का पाप का भोगी बनने मुझे भी ले जाते अपने साथ। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। दरअसल रोहन की कोई गलती नहीं थी माँ, वो गुंडे मुझे छेड़ रहे थे तो उसे गुस्सा आ गया। अरे तो पुलिस को बोलता ना, गांव वालों की मदद लेता। अकेले उसे बाहुबली बनने की क्या जरूरत थी? अब बता मैं उसे कैसे छुड़ाऊं जेल से? वकील करने के पैसे भी नहीं है हमारे पास। तो दोनों माँ बेटी पुलिस चौकी पहुँचती हैं। शैतान सिंह उन दोनों को बहुत देर थाने के बाहर बैठा कर रखता है। दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन उसने बाहर से दोनों को नहीं बुलाया होता। मैं जाकर देखती हूँ ये दरोगा कहीं हमें भूल तो नहीं गया। मीरा उठकर दरोगा के पास गई और बोली, दरोगा साहब, मेरा भाई रोहन कहाँ है? शैतान सिंह मीरा को ऊपर से नीचे तक देखता है और मन ही मन मुस्कुराकर बोलता है,
अरे का हो गई, इतनी जल्दी भी का है? थोड़ी देर बैठ जा जाकर। तेरे भाई ने एक आदमी के मर्डर करने की कोशिश की है, ऐसे कैसे छोड़ दे हमू का? मेरा का फायदा होगा इसमें? शैतान सिंह अपनी कुर्सी से उठकर मीरा के पास पहुंच जाता है। मीरा बोलती है, उस लड़के ने मुझे छेड़ा था, इसलिए मेरे भाई ने उसे मारा। देख, तू बुरा ना माने तो एक बात बताऊं, अरे तू है ही इतनी सुंदर कि किसी की भी नियत बिगड़ जाए थारे पे तो। ये आप क्या कह रहे हो साहब? सही तो कह रहा हूँ। देख, अगर तू मेरी बात ना मानेगी तो तेरा भाई लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। क्या चाहिए आपको? मैं सब देने को तैयार हूँ, मगर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। सोच ले छोरी। मैं वादा करती हूँ, जो मुझसे बन पाएगा वो मैं सब दूंगी आपको। मैं जान तक दे दूंगी, क्योंकि मेरा भाई मेरी वजह से जेल में है। अरे ना ना ना, मैं इतना निर्दयी थोड़ी ना हूँ जो तुझ जैसी हसीन जवान लड़की की जान लूंगा। मेरे साथ एक रात बिता ले, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। दूसरी सुबह भाई को ले जा, मंजूर है तो बोल, वरना आगे तेरी मर्जी है। तभी मीरा की माँ अंदर आती है। ये क्या बोल रहा है तू? जरा भी शर्म नहीं आई? हम गरीब का फायदा उठाते हुए तुझे बेशरम। ऐ बुढ़िया, मैं फ्री में तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ये फिलॉसफी मत झाड़ यहाँ पे। शर्त मंजूर है तो बोल, वरना यहाँ से दफा हो जा। माँ शांत हो जाओ प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। हाँ, ये हुई ना समझदारी वाली बात। अरे तेरा भैया बड़ा किस्मत वाला है। जा बुढ़िया, आज तेरी बेटी मेरी अमानत है, कल दोनों को ले जाना। ये क्या करने जा रही है तू मीरा? मीनाल को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ मीरा इंस्पेक्टर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टर मीरा को एक खाली हिरासत में ले जाता है और मीरा के साथ जबरदस्ती करता है। मीरा और रोहन घर पहुँचते हैं। मीरा, तू ठीक तो है मेरी बच्ची? माँ, मैं जेल में था और तुम मुझसे पूछने के बजाय इससे पूछ रही हो ये ठीक है या नहीं? क्या हो गया इसे? वो गुंडे फिर से आए थे क्या माँ? मीरा की आंखें भर आती हैं। वो दौड़ते हुए कमरे में चली जाती है और खुद को अंदर से बंद कर लेती है। शाम होते ही मीनाल दरवाजा पीटती है। मीरा, दरवाजा खोल बेटा, नाश्ता कर ले, शाम हो गई है। बहुत देर तक अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। तब मीनाल परेशान हो जाती है और रोहन को सारी बात बता देती है। तुमने ऐसा कैसे होने दिया माँ? मेरी बहन की इज्जत के बदले मुझे आजादी नहीं चाहिए थी। अरे इससे तो अच्छा था कि मैं जेल में ही मर जाता। रोहन दरवाजा तोड़ देता है और देखता है मीरा पंखे से लटकी मिलती है। मीनाल और रोहन भावुक हो जाते हैं और मीरा का अंतिम संस्कार करते हैं। रोहन अब बड़ा होकर बड़ा अफसर बनना चाहता है ताकि इन पुलिस वालों से अपनी बहन का बदला ले सके, इसलिए वह खूब मेहनत करता है। पीयूष और शालिनी पति पत्नी थे। शालिनी बेहद खूबसूरत थी। उसके गोरे चेहरे, लाल मखमली होठ और पतली कमर का हर कोई दीवाना था। पीयूष, क्या कर रहे हो आप? अरे क्या है, मैं अब तुम्हें हग भी नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हो, मगर जब आप मुझे कहीं घुमाने ले चलो। शादी को 3 साल हो गए हैं। वो शीला का पति देखो, उसे हर संडे फिल्म दिखाने ले जाता है। मैं मानता हूँ जान कि मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैं लाचार हूँ। बॉस तनख्वाह बढ़ाते नहीं है और इतनी सैलरी में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे मैं तुम्हें घुमाऊं तो घुमाऊं कैसे? तो क्या पूरी जिंदगी मुझे इसी तरह आपकी और आपकी माँ की सेवा में काटनी पड़ेगी? शादी के टाइम तो बड़ा बंठन कर गए थे। पता रहता कि आप भिखारी हो तो शादी भी नहीं करती मैं आपसे। अच्छा मेरी जान, ये सब छोड़ो। अरे मैं ये बोल रहा था कि आज बॉस खाने पर आ रहे हैं तो तुम कुछ अच्छा बना देना। क्या पता इसी बहाने मेरा प्रमोशन हो जाए। आप पूरी दुनिया को खुश करते हो सिवाय मेरे। शालिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीयूष भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे शालू, देखो जरा हमारे घर कौन पधारे हैं। शालिनी पीयूष की आवाज सुनते ही अपने कमरे से बाहर आती है। लाल रंग की साड़ी में वे कहर ढा रही थी। बॉस उसे देखते ही अपना होश गंवा बैठता है और कुछ देर तक उसे देखता ही रहता है। पीयूष समझ गया था कि बॉस को उसकी बीवी पसंद आ गई है।
शालिनी, आप क्या करती हैं? जी मैं हाउसवाइफ हूँ। आप कोई काम क्यों नहीं करती? आप मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। आजकल औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जी मुझे कहाँ कोई काम आता है। आप हमारी कंपनी में मॉडल का किरदार कर सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता देना, मुझे आपके यहाँ का इंतजार रहेगा, ठीक है? बॉस खाना खाकर चला जाता है और वहीं शालिनी। अरे इतना अच्छा ऑफर तुम कैसे ठुकरा सकती हो? हमारी लाइफ बदल सकती है। वो ठरकी बुड्ढा मुझ पर लाइन मार रहा था, आपको दिखा नहीं क्या? अरे तो क्या हो जाएगा? अरे तुम उसके संग प्यार का नाटक कर लो ना। ये तो सोचो, हमें रोज रोज की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। शायद आप ठीक कह रहे हो, मैं सुबह ही ऑफिस जाती हूँ। शालिनी भी पीयूष की बातों में आकर बहक जाती है। पैसों के लालच में उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। सुबह होते ही शालिनी ऑफिस के लिए निकल पड़ी। मे आई कम इन सर? अरे शालिनी आप? हाँ, अंदर आओ ना। ठरकी बुड्ढा अपने चेयर से उठकर बाहर आता है और शालिनी को पीछे से पकड़कर बैठ जाता है। बताओ कैसे आना हुआ आपका? दरअसल सर, आपने जो मुझे ऑफर दिया था उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, तो ये जॉब कुछ मदद दे देगी मुझे। बिल्कुल सही सोचा है। मैं बहुत खुश हूँ। आपके जैसे मॉडल की इस कंपनी को बेहद ही जरूरत है। शालिनी नशीले अंदाज में अपने चेयर पर से उठती है और बॉस के करीब जाती है। अपने हाथ से बॉस का टकला सहलाने लगती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। सर, मेरी सैलरी कितनी होगी? जितना आप बोले। सर, आप तो इतने ज्यादा जवान दिखते हो कि आपकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगता। मैं तो आपकी पर्सनैलिटी की दीवानी हो गई हूँ। ठरकी बुड्ढा मौके का फायदा उठाते ही शालिनी को अपनी बाहों में ले लेता है। अचानक से कैबिन का दरवाजा खुलता है। शालिनी पीयूष को देखकर बुड्ढे की गोद से हड़बड़ाहट में उठ जाती है। पीयूष, तुम? हाँ मैं। क्या हुआ? तुम मुझे इस बुड्ढे के साथ मिलकर धोखा दे रही हो चंद पैसों के लिए? हैं? जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अरे तू मेरा बॉस था, अब है नहीं। मैं ये 2 टके की नौकरी छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। पीयूष प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? पीयूष दरवाजा पीटते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और आपकी पत्नी का क्या? अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस मेरे साथ चलो। बॉस शालिनी को अपने घर ले जाता है। रमा उसे देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये कौन अबला नारी है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ। रमा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रात के 1 बज रहा होता है। रमा शालिनी के कमरे में आती है। बुड्ढा शालिनी को जकड़कर सो रहा होता है। रमा का दिल टूट जाता है और वो शालिनी को खींचकर बाहर ले आती है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, मैं तुम्हें देती हूँ, मगर मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद मत करना। ये क्या कह रही हो आंटी? मैं तो इनसे प्यार करती हूँ, चलो मुझे जाने दो वापस। शालिनी एक कातिलाना स्माइल करते हुए पीछे मुड़कर उसे देखती है। रमा उसे खींचते हुए दरवाजे के पास लेकर आती है कि तभी शालिनी को पास पड़े फल के टोकरी में एक चाकू मिल जाता है और वो रमा को पेट में घोंप देती है। रमा वही तड़प तड़प कर मर जाती है। अरे ये क्या कर दिया मैंने? ये बुढ़िया तो टपक गई। हेलो पीयूष, एक गड़बड़ हो गई मेरे से। अरे काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम उस बुड्ढे को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसकी तिजोरी साफ करना, और तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। तुम कहीं जाना मत, मैं आ रहा हूँ। पीयूष अपना चेहरा छुपाकर बॉस के घर पहुँचता है। तब तक शालिनी ने रमा की लाश को ठिकाने लगा दिया होता है। अरे जल्दी से बुड्ढे के लॉकर से सारे गहने और पैसे निकालो, हमें उसकी नींद खुलने से पहले यहाँ से भागना होगा कहीं दूर, वरना दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। शालिनी जल्दी जल्दी सारे गहने और पैसे बांधने लगती है और पीयूष बुड्ढे पर नजर रखता है।
जैसे ही शालिनी और पीयूष घर की चौखट पर पहुंचते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और अजीब सनसनाहट सुनाई देती है। किसी के गुर्राने की आवाज आ रही होती है। पीयूष, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई है। अरे बच्चों जैसी बात मत करो यार, यहाँ तूफान है बाहर। आवाज तेज होने लगती है और शालिनी के करीब पहुंच जाती है। शालिनी को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वह कांपने लगती है और वहीं खड़ी रह जाती है। शालिनी चलो, क्या कर रही हो? पीयूष, यहाँ कोई है। मुझे लगता है रमा का भूत है। वे बदला लेने आई है मुझसे। वो मुझे मार डालेगी। पीयूष। पीयूष उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर जाने लगता है। तभी अचानक एक चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से गुर्राने लगती है। ठहरो, इतनी जल्दी क्या है बबुआ? अभी तो हमसे सामना बचल बानी तोहार लोगों के। अजीब सी भाषा सुनकर शालिनी और पीयूष पीछे मुड़ जाते हैं। पीछे रमा का भूत खड़ा होता है। बता, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बता, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? प्लीज हमें छोड़ दो। तुम चाहे तो ये पैसा गहने सारे वापस ले लो। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। इतनी आसानी से कैसे छोड़ देवे तोहार दूनों के? लल्लुआ समझ रखी है क्या हमार? बहुत शौक है ना तोहरा दूसरों के मर्द के साथ सोए के? अब जा, नरक में यमराज के साथ सोए ही। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चुड़ैल शालिनी के पास जाती है। चुड़ैल शालिनी को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। शालिनी दर्द से कर्रा उठती है। शालिनी खून से लथपथ हो जाती है। शालिनी खून से लथपथ होकर वहीं पर मर जाती है। इधर पीयूष डर से थरथर कांप रहा होता है। तोरा हम कुछ ना करी, काहे कि हम तेरा तड़पे देखना चाहिए। कुछ देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और पीयूष को शालिनी के मर्डर के इल्जाम में पकड़ कर ले जाती है। रमा की आत्मा को शांति मिल जाती है और पीयूष जेल में जिंदगी भर चक्की पीसता रहता है।